हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोप 26 सम्मेलन की। और इसके तहत हमारा जो चर्चा का विषय है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोप 26 ग्लासगो में दिया गया जो संबोधन है। और यह हमने पार्ट 2 के अंतर्गत रखा है। कोप 26 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आ रही हैं, जितने महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पे लिए जा रहे हैं, उन सभी को एक वीडियो में देना संभव नहीं है। इसी के लिए हम अलग अलग वीडियो में उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आपके लिए लेके आएंगे। इसके तहत जो पहला वीडियो जो है उसमें हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो संकल्पना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और संकल्पनाओं पे बात की है, और ग्लासगो में क्यों हो रहा है इस पे बात की है। इसके अलावा जो कोप 26 के जो लक्ष्य हैं उन पे बात की है। तो इसके लिए आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं इस सीरीज का। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। तो वहाँ पे उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात है वन वर्ल्ड मूवमेंट और दूसरी बात है पंचामृत का सिद्धांत। ये दो उन्होंने अपने वहाँ पे संबोधन में ये महत्वपूर्ण बातें की हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोप 26 का जो पूर्ण सत्र है जिसमें वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 है उसको संबोधित किया। दरअसल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वो अलग अलग दिनों और अलग अलग समय पर अपने संबोधन देती है। इसी में एक सत्र जो विश्व के नेताओं का सत्र होता है, उसमें विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, सरकारों के प्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तो इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने पंचामृत का सिद्धांत रखा और वन वर्ल्ड मूवमेंट की बात कही। वन वर्ल्ड मूवमेंट के तहत उन्होंने एक शब्द लाइफ, इसका जो व्यापक अर्थों में इसकी व्याख्या की। लाइफ को उन्होंने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जीवन जलवायु के अनुकूल बने, या हमारा जो जीवन है वो जलवायु और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए, उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे। ये उसका उन्होंने एक व्यापक संकल्पना दी है। उन्होंने कहा है कि ये वन वर्ल्ड यानी कि एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड यानी कि एक विश्व का मूल आधार बन सकता है। इसके अलावा जो उन्होंने पंचामृत सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण निर्णयों की बात कही है और इनको हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो पहला उन्होंने बताया है कि जो पंचामृत सिद्धांत का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। तो नॉन फॉसिल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो फॉसिल सोर्सेज से हमें प्राप्त ना हो। तो नॉन फॉसिल के तहत मुख्य रूप से जो ग्रीन एनर्जी है उसको लिया जाता है। तो उसको हम 500 गीगावाट तक पहुंचाएंगे, ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू। तो नॉन फॉसिल एनर्जी की बात अगर कही जा रही है तो हमें यह जानना जरूरी है कि फॉसिल एनर्जी क्या होती है। तो फॉसिल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और दूसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा है पंचामृत सिद्धांत के तहत कि भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? वो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी, और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इसी के अंतर्गत आती है, और जियोथर्मल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, और बायोमास भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है। तो इसके द्वारा भारत, इन सब के द्वारा भारत अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। ये पंचामृत सिद्धांत का दूसरा बिंदु है। अभी भारत अपनी एनर्जी का जो अधिकांश हिस्सा है वो फॉसिल एनर्जी से प्राप्त करता है, जिसमें कोयले का रोल सर्वाधिक है। और तीसरा जो पंचामृत सिद्धांत का जो
तीसरा बिंदु है, उसके तहत उन्होंने कहा कि भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। यानी कि 2030 तक जितना भी भारत कार्बन का उत्सर्जन करेगा उसमें 1 बिलियन टन की कमी करने का लक्ष्य तय किया गया है पंचामृत सिद्धांत के तहत। और इसका पंचामृत सिद्धांत का जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है 2030 तक उसको 45% से भी कमी करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उद्योगों का महत्वपूर्ण रोल है और उद्योगों में उत्पादन के लिए जो एनर्जी उपयोग में लाई जाती है उसमें जो फॉसिल एनर्जी मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है तो वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारक बनती है। तो हम क्या करेंगे कि 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको 45% तक कम करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसकी सर्वाधिक चर्चा हो रही है, तो यह है कि 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नेट जीरो उत्सर्जन का जो कंसेप्ट है, यानी कि इसके तहत कार्बन उत्सर्जन को या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य नहीं किया जाता है, बल्कि इसके तहत यह कहा जाता है कि जितना आप उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही उसको बैलेंस करने वाले जो कार्य हैं उनको भी किया जाए। अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा, वनों के कटान को बहुत कम किया जाएगा या बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा कि वनों का कटान ना हो बिल्कुल। इसके अलावा जो वाहन हैं, वाहनों में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है, तो उनको इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ा जाए। तो ये कई ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर सकते। तो विश्व की जो प्रतिक्रिया है इसमें बहुत सकारात्मक है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, तो उसकी ओर से ये लिया गया एक बड़ा कदम है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। तो भारत अभी भी अपनी जो बिजली की ज़रूरत है उसका आधे से अधिक कोयले से हासिल करता है। हालांकि जो भारत ने समय सीमा तय की है वो वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस शताब्दी के अंत तक, नहीं इस शताब्दी के मध्य तक इसको प्राप्त कर लिया जाए। यानी कि कोप 26 में भी इस बात पर चर्चा की गई है कि जितने भी देश हैं वो कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक हासिल करें, लेकिन भारत ने उससे आगे उस लक्ष्य को आगे बढ़ाया है, फिर भी इसकी सराहना हो रही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस उपलब्धियां भी विश्व को बताई और ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। विश्व की पूरी आबादी से अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं और इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है, ये भी उन्होंने बताया है। और इससे क्या होगा, इस अकेली पहल से हर साल 60 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कमी होगी। विश्व की आबादी का 70% होने के बावजूद भारत की जो एमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ 5% की है। फिर भी भारत अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। सोलर पावर में भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एक बहुत बड़ी पहल की है जिसमें विश्व के 122 देश जुड़ चुके हैं। उससे संबंधित भी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जो अभी हाल में उसकी वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ये निकाय है, इसका निर्माण किया गया है। इसके तहत कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के G20 बैठक में इसका उल्लेख किया था
इसका जो हिंदी में जो अर्थ है वो है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। तो इसका जो प्रस्ताव था कहाँ रखा गया था? 2017 में G20 की बैठक में। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, यह एक ऐसे निकाय के रूप में कार्य करता है इस क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों एवं संसाधनों का उपयोग करके निर्माण क्षेत्र, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार एवं जल से संबंधित बुनियादी ढांचे को इस प्रकार से बनाया जाए जो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सक्षम हो, प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम हो और उससे ये मनुष्यों के जीवन की हानि न हो। और इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है और इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। डायरेक्ट फैक्ट है। और इसकी जो CDRI संस्था या इससे मिलते जुलते नाम से उपलब्धता के कारण इसको CDRI इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। और इसकी जो तकनीकी सहायता है और इसकी जो अपने शोध प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 2019-20 से लेकर 2023-24 तक की जो 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार ने 480 करोड़ रुपए, लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो ये उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां यानी कि भारत की उपलब्धियां जलवायु परिवर्तन को रोकने के संदर्भ में जो भारत के प्रयास हैं उनकी चर्चा की है। तो फिलहाल हम भी इस वीडियो में अभी इतनी ही चर्चा करेंगे और जो नए उसके निर्णय हैं COP26 में जो लिए जा रहे हैं उनसे संबंधित नया वीडियो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।